Dear students, this is Praveen Kumar Agrawal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Company Law. In today's lecture, we will continue the previous lecture topic, that was the methods of appointment of directors. इस पर्टिकुलर टॉपिक में हमने डिफरेंट मेथड्स को डिस्कशन करना था और प्रीवियस लेक्चर में मैंने इसके 6 मेथड्स आपको बताए थे, जिनमें से 3 मेथड्स आपसे मैंने डिस्कस किए थे. These 3 methods were appointment of first directors, second one was the appointment by company or members. इसके भी 2 केसेस थे, in the first general meeting and in the first annual general meeting and subsequent general meeting. और तीसरा मेथड था इसके अंदर, दैट इज अपॉइंटमेंट बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. इस केस में मैंने आपको 4 कैटेगरीज डिस्कस करी थी जिनको डायरेक्टर्स या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकते हैं: एडिशनल डायरेक्टर, ऑल्टरनेट डायरेक्टर्स, कैजुअल वैकेंसी, और 4th कैटेगरी थी इसके अंदर, दैट इज नॉमिनी डायरेक्टर. क्लियर? आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द 4th मेथड ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स. And this 4th method is known as the appointment by proportional representation. इस 4th method के अकॉर्डिंग, यानी कि proportional representation के रूल के अकॉर्डिंग, the article of a company may provide for the appointment of not less than 2/3 of the total number of directors of a public company in accordance with the principle of proportional representation once in every 3 year. यानी कि 3 साल में एक बार इस पर्टिकुलर प्रोविजन को फॉलो करते हुए अगर कंपनी के आर्टिकल में ऐसा दे रखा है तो टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स के कम से कम 2/3 डायरेक्टर को हम इस मेथड के हेल्प से अपॉइंट कर सकते हैं किसी भी पब्लिक कंपनी में. ठीक है, ये कंडीशन मैंने आपको पहले ही बताई थी कि किसी भी कंपनी के अंदर टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स के 2/3 रोटेशनल डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जाता है, और इन रोटेशनल डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने के लिए हम इस प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मेथड का यूज कर सकते हैं. लेकिन हाँ, 3 साल में केवल और केवल एक बार ही इस मेथड का यूज करके डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जा सकता है. कैसे होता है ये? इसके लिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को 2 सिस्टम में डिवाइड किया गया है. पहला सिस्टम है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम और दूसरा है क्यूमुलेटिव ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम. इन दोनों में से किसी भी सिस्टम को फॉलो करते हुए कंपनी अपने यहाँ डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकती है. तो हम पहले फर्स्ट सिस्टम की बात करते हैं, दैट इज सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम. क्या किया जाता है इसके अंदर? एक बैलेट बॉक्स तैयार किया जाता है और इस बैलेट बॉक्स के अंदर जितने भी डायरेक्टर्स हैं, क्योंकि हर डायरेक्टर, जितने भी मेंबर्स हैं कंपनी के, हर मेंबर का एक पर्टिकुलर वोट उस पर्टिकुलर बैलेट पेपर के फॉर्म में इंक्लूड कर लिया जाता है. क्योंकि कॉन्सेप्ट क्या है? 1 मेंबर 1 वोट, या एक मेंबर को 1 वोट के बराबर माना जाता है. ठीक है, अब क्या होगा? जितने भी कैंडिडेट्स हैं या जितने भी आपके वोटर्स हैं या मेंबर्स हैं, हर कोई अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग कैंडिडेट्स के नाम को उस पर्टिकुलर पेपर पर फिल करेंगे. जितने डायरेक्टर्स को इलेक्ट करना है उतने डायरेक्टर्स के नाम ये अपने प्रेफरेंस वे में उस बैलेट पेपर पर लिखेंगे. जैसे मान लीजिए कंपनी को 5 डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट है, तो जितने भी वोटर्स हैं वो उन 5 डायरेक्टर्स का नाम अपने अपने बैलेट पेपर पर लिखेंगे. अब क्या करेंगे? बैलेट पेपर पर नाम लिखने के बाद इसको बैलेट बॉक्स में पुटअप कर दिया जाता है, और पुटअप करने के बाद जिन 5 डायरेक्टर्स के नेम पर सबसे ज्यादा वोट मिले होते हैं उनको फाइनली एज अ डायरेक्टर अपॉइंट कर लिया जाता है विद इन द कंपनी. एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं. जैसे मान लीजिए कि किसी भी कंपनी के अंदर 5 डायरेक्टर्स को इलेक्ट करना है, तो इसका मतलब जितने भी वोटर्स हैं, हर कोई वोटर मैक्सिमम 5 कैंडिडेट्स के नाम अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग दे सकता है. वोटिंग के बाद एक वोट का कोटा कैलकुलेट किया जाता है और इलेक्टेड कैंडिडेट को सेलेक्ट करने के लिए इसको फिक्स कर दिया जाता है. एक फॉर्मूला है, इसके थ्रू इसको कैलकुलेट किया जाता है, दैट इज कोटा इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वोट्स कास्ट अपॉन नंबर ऑफ डायरेक्टर्स टू बी इलेक्टेड +1 एंड टोटल का +1. ये कोटे का फॉर्मूला है. जैसे मान लीजिए हमने बात कर रहे थे अभी कि 5 डायरेक्टर्स को हमें इलेक्ट करना है. अब टोटल नंबर ऑफ वोट्स है हमारे पास, मान लीजिए 1500. अब फॉर्मूला पुटअप कर देते हैं, तो कोटा कितना हो जाएगा? 1500 अपॉन 5 + 1 और +1,
1500/6 + 1 कितना हो गया 251। यानी कि इन पांचों कैंडिडेट्स में से हर एक कैंडिडेट को 251 वोट होने चाहिए। तो जिन 5 कैंडिडेट्स को इंडिविजुअल बेसिस पर 251 वोट्स मिलेंगे उन 5 कैंडिडेट्स को इलेक्ट कर लिया जाएगा एज अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। क्लियर। वैसे भी एक बात देखिए, अगर मैं 251 को 5 से मल्टीप्लाई करूं तो टोटल कितना आएगा, द टोटल विल बी 25 पंजे 125 1250 1255 टोटल हो गया। अब इसको 15 से माइनस कर दीजिए, कितना बचा 1255 में 245। अगर 1255 आपका 15 में से माइनस होगा तो 245 बचेगा। और कोटा कितना है, कोटा है 251 का। इसका मतलब जो अगर 6 कैंडिडेट्स भी होंगे सपोज करिए, तो जो छठा कैंडिडेट है उसको 245 मैक्सिमम वोट मिल सकते हैं। इसका मतलब उसको एज अ डायरेक्टर इलेक्ट नहीं किया जा सकता। पॉइंट क्लियर हो गया। यानी कि जितने भी मेंबर्स हैं उन्होंने अपना वोट कास्ट किया, और जिन 5 डायरेक्टर को इलेक्ट करना है अगर उनमें से हर किसी के पास 251 वोट आते हैं या इससे ज्यादा आते हैं तो वो पर्टिकुलर पर्सन क्या होगा, एज अ डायरेक्टर इलेक्ट कर लिया जाएगा। तो ये तो बात हो गई अबाउट द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम की। अब हम बात करते हैं क्यूमुलेटिव ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम की। इसमें क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, अ मेंबर इज एंटाइटल्ड टू 1 वोट फॉर एवरी शेयर हेल्ड बाय हिम। वहां क्या था, जो ऊपर वाले सिस्टम था उसमें 1 मेंबर 1 वोट, यहां पर 1 शेयर 1 वोट के कॉन्सेप्ट को फोकस किया जाता है। यानी कि एक पर्टिकुलर मेंबर के पास जितने शेयर्स होते हैं वो उतने ही वोट के लिए एंटाइटल्ड होता है, और वो भी एक डायरेक्टर के रेफरेंस में। यानी कि अगर 5 डायरेक्टर है तो उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको हम एक एग्जाम्पल के बेसिस पर प्रॉपर्ली समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक पर्टिकुलर मेंबर है जिसके पास 100 शेयर्स है और नंबर ऑफ डायरेक्टर्स टू बी इलेक्टेड ये है 5। तो इसका मतलब वो 500 वोट्स के लिए एंटाइटल्ड होगा। 100 × 5 500 वोट्स, वो अपने 500 वोट्स के लिए एंटाइटल्ड होगा। अब वो क्या कर सकता है, वो इन 500 वोट को चाहे तो वो किसी एक पर्टिकुलर कैंडिडेट के रेफरेंस में इन वोट्स को फॉलो कर सकता है, या फिर वो जो डिफरेंट कैंडिडेट्स हैं उनमें वो इक्विटेबल बेसिस पर या फिर अनइक्विटेबल बेसिस पर अपने वोट्स को फॉलो कर सकता है। ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब क्या करेगा, जो 5 कैंडिडेट्स हैं, दीज 5 कैंडिडेट्स, जो भी 5 कैंडिडेट्स आपको इलेक्ट करने हैं जिनके पास हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स कलेक्ट होंगे उनको हम इलेक्टेड डिक्लेयर कर देंगे। पॉइंट इज क्लियर। अब सारे मेंबर्स क्या होंगे, सारे मेंबर्स अपने वोट्स को कास्ट करेंगे अपने नंबर ऑफ शेयर्स के अकॉर्डिंग, और जिन 5 कैंडिडेट्स को मैक्सिमम वोट्स मिलेंगे दोज पर्टिकुलर कैंडिडेट्स विल बी डिक्लेयर्ड टू बी इलेक्टेड ऑन द पोस्ट ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। तो यह तरीका कहलाता है आपका क्यूमुलेटिव मेथड। क्लियर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मेथड की। द नेक्स्ट मेथड इज अपॉइंटमेंट बाय ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल। यानी कि ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के बेसिस पर भी डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जा सकता है। ये कब पॉसिबल होता है, जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में आपसे डिस्कस किया था द केस ऑफ ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट। यानी कि जहां पर माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना हो, तो उन माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कभी कभी क्या होता है, ये एक पिटीशन फाइल करते हैं कि भाई हमारे जो राइट्स हैं या जो हमारे इंटरेस्ट हैं उनको प्रॉपर्ली कंपनी प्रोटेक्ट नहीं कर रही है, और इस तरह से डिफरेंट टाइप के प्रोविजंस को फॉलो कर रही है जो हमारे इंटरेस्ट में नहीं है। तो इस कंप्लेंट पर जो ट्रिब्यूनल है वो कुछ नंबर ऑफ पर्संस को एज अ डायरेक्टर अपॉइंट करने के लिए ऑर्डर पुट कर सकती है। तो इस केस में जो भी डायरेक्टर्स अपॉइंट किए जाएंगे इनको हम अपॉइंटमेंट बाय ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल की कैटेगरी में रखेंगे। ये केवल तब पॉसिबल है जब जो कंपनी के माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं वो ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट के अगेंस्ट में एक कंप्लेंट को फाइल करते हैं और उसको सही मानते हुए और उस पर एक डिसीजन को फॉलो करते हुए ट्रिब्यूनल
कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ पर्संस को कंपनी के डायरेक्टर के तौर पर अपॉइंट करती है, तभी इस केस में हम क्या कर सकते हैं, ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के बेसिस पर डायरेक्टर्स को कंपनी में अपॉइंट कर सकते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया? ओके। एंड द लास्ट मेथड इज दैट इज अपॉइंटमेंट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट भी कभी कभी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को गठित करती है। ये बहुत रेयर सिचुएशन होती है, क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कभी भी कंपनी के अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी नहीं करती है। किस तरह से उसको अपने ऑपरेशंस को रन करना है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें इंटरफेयर नहीं करती है। लेकिन कभी कभी कुछ पर्टिकुलर सिचुएशन ऐसी होती है, ये बहुत रेयर सिचुएशन होती है, जब कंपनी के सारे डायरेक्टर्स अपने ऑफिस ऑफ डायरेक्टर्स से रिजाइन दे देते हैं अंडर एनी ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन, या कोई भी ऐसी डिस्क्वालिफिकेशन का केस बनता है जिसकी वजह से कंपनी के सारे डायरेक्टर्स को अपने ऑफिस ऑफ डायरेक्टर्स से रिजाइन देना पड़ जाता है। तब इस कंडीशन में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इंटरफेयर करती है और प्रमोटर की एब्सेंस में रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डायरेक्टर्स को सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंट किया जाता है। और ये डायरेक्टर्स तब तक वर्किंग में रहते हैं जब तक कि कंपनी अपने बिहाफ पर अपनी जनरल मीटिंग में डायरेक्टर्स को अपॉइंट ना कर ले। तब तक सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए हुए ये डायरेक्टर्स कंपनी की डिफरेंट एक्टिविटीज को प्रॉपर्ली रेगुलेट करते हैं और उसको कंट्रोल करते हैं। तो ये केवल एक ही केस ऐसा बनता है, दिस इज अ वेरी रेयर सिचुएशन, जब कंपनी के सारे डायरेक्टर्स किसी पर्टिकुलर डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से अपने ऑफिस ऑफ डायरेक्टर से रिजाइन दे देते हैं। तब और तब सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है और वो जितने रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से उतने डायरेक्टर्स को अपॉइंट करती है। ओके, बाकी कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं होती है जिसमें कंपनी के अंदरूनी मामलों में सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है। ओके, सो दीज ऑल आर द मेथड्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स विद इन अ कंपनी। ओके, थैंक यू।